नमस्कार मित्रों, मैं सुवेग सिंह चौहान आप सभी का सक्सेस विधि मंत्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम यूपी पीसीएसजे 2023 के आगामी प्री एग्जाम के संदर्भ में जूरिस्प्रूडेंस अर्थात विधि शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पर एक्सप्लेनेशन अर्थात व्याख्या के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रभावित है? तो ऑप्शन ए जेरेमी बेंथम, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी जीन जैक्स रूसो, ऑप्शन डी थॉमस हॉब्स। तो मित्रों, ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा जो थॉमस हॉब्स हैं, जो प्राकृतिक विधि विचारधारा अर्थात नेचुरल लॉ स्कूल के जूरिस्ट हैं, उनसे प्रभावित है। अर्थात ऑस्टिन ने थॉमस हॉब्स से संप्रभुता की अवधारणा से जो ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा है उसमें थॉमस हॉब्स की विचारधारा से प्रभावित है। अगर हम बात करें ऑस्टिन की, तो ऑस्टिन जो है एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा स्कूल से संबंधित है, एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है। ऑस्टिन की पुस्तक है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, और ऑस्टिन ने इसके साथ ही ऑस्टिन ने जो बताया है कि लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, जो विधि है वो संप्रभु का समादेश है, और इसके साथ उन्होंने जो कमांड, सॉवरेन, सैंक्शन, ये तीन उनके जो फिलॉसफी है, उनकी जो विचारधारा है लॉ के संदर्भ में, उन्होंने जो अपनी कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट में कमांड, सॉवरेन और सैंक्शन ये इंपॉर्टेंट उसके एस्पेक्ट है। अगर हम जेरेमी बेंथम की बात करें तो उन्होंने लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक को लिखा है, ये भी एनालिटिकल स्कूल से संबंधित थे, और इन्होंने यूटिलिटेरियन थ्योरी यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया है। अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और थॉमस हॉब्स, ये तीनों जो है सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और नेचुरल लॉ स्कूल के फिलोसफर हैं। अगर हम जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक एक व्यक्तिवादी जूरिस्ट हैं जिन्होंने व्यक्तिवाद का या लिबरलिज्म या उदारवाद का अधिक समर्थन किया है। वहीं पर जीन जैक्स रूसो की अगर बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता पुस्तक को इन्होंने लिखा है रूसो ने, और थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक को लिखा है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑस्टिन की संप्रभुता की विचारधारा थॉमस हॉब्स से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए हार्ट, ऑप्शन बी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन सी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी हंस केल्सन, ऑप्शन डी हंस केल्सन। तो मित्रों, ये द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड पुस्तक है जॉन ऑस्टिन की। प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड पुस्तक है जॉन ऑस्टिन की। वहीं पर जेरेमी बेंथम की पुस्तक का नाम है लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। तो डिटरमाइंड और डिफाइंड ये दो टर्म को आपको ध्यान रखना है। तो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड जॉन ऑस्टिन, और जेरेमी बेंथम की पुस्तक का नाम है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। अगले प्रश्न पर आते हैं। जॉन ऑस्टिन की पुस्तक का नाम है द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। अगला प्रश्न है, हार्ट का विधि विश्लेषण निम्नलिखित में से किसमें अंतर करता है, अंतर स्पष्ट करता है? तो जो एचएलए हार्ट हैं, जो एनालिटिकल स्कूल से संबंधित हैं, उन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में उन्होंने जो भेद बताए हैं वो किसमें अंतर उन्होंने बताया है। आदेश तथा दंड में भेद बताया है, विधिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत में भेद बताया है, बाध्य होना तथा बाध्यता रखना में भेद बताया है। वहीं पर प्राकृतिक विधि या मानव निर्मित विधि में भेद बताया है। तो हार्ट का जो विधि विश्लेषण है वो निम्नलिखित में से जो बाध्य होना तथा बाध्यता रखना, इसमें अंतर स्पष्ट करता है। व्हाट आउट टू बी, व्हाट इज लॉ, व्हाट इज एंड व्हाट लॉ आउट टू बी। तो इसमें जो है अंतर करता है हार्ट का विधि विश्लेषण। हार्ट की पुस्तक का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ विधि हार्ट की पुस्तक का नाम है, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। हार्ट एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है। इन्होंने प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स के समागम से विधि का सृजन होता है, विधिक जो व्यवस्था है उत्पन्न होती है, ऐसी बात उन्होंने अपनी थ्योरी में, अपनी पुस्तक में कही है। अगला प्रश्न है, विधि शास्त्र के अंतर्गत जो हार्ट फुलर विवाद संबंधित है, ऑप्शन ए विधि की विश्लेषणात्मक परिभाषा से, ऑप्शन बी विधि के वर्गीकरण से, ऑप्शन सी विधि तथा नैतिकता से, ऑप्शन डी विधि तथा संप्रभुता से। तो जो हार्ट फुलर डिबेट है वो लॉ एंड मोरालिटी अर्थात विधि तथा नैतिकता से संबंधित है, विधि तथा नैतिकता से संबंधित है हार्ट फुलर डिबेट।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन नैसर्गिक विधि के प्राचीन सिद्धांत से संबंधित हैं? नैसर्गिक विधि, जब हम नेचुरल लॉ स्कूल को पढ़ते हैं तो नेचुरल लॉ स्कूल में हमको दो प्रकार की चीजें मिलती हैं। एक तो एनिशियंट फिलोसफर्स हैं, जूरिस्ट हैं, और दूसरे रिवाइवल के बाद जो जूरिस्ट आते हैं वो। तो अगर हम बात करें नैसर्गिक विधि के प्राचीन सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो ऑप्शन ए स्टेमलर, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी सुकरात, ऑप्शन डी जेरोम फ्रैंक। तो नेचुरल लॉ स्कूल के जो एनिशियंट विचारधारा है उससे संबंधित विचारक हैं, जूरिस्ट हैं सुकरात। स्टेमलर और कोहलर ने रिवाइवल, नेचुरल लॉ जो रिवाइवल हुआ नेचुरल लॉ का, उसके बाद ये जूरिस्ट उत्पन्न आए, तो इसलिए ये लोग रिवाइवल पीरियड से संबंधित हैं, जबकि सुकरात जो है एनिशियंट पीरियड से संबंधित है, जो कि एथेंस के फिलोसफर थे और प्लेटो के गुरु थे। इसके अलावा अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें तो किसी विधिक व्यवस्था का जन्म प्राथमिक एवं द्वितीयक नियमों के संयोजन से होता है, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए ह्यूगो ग्रोसियस, ऑप्शन बी जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन सी एचएलए हार्ट, ऑप्शन डी हंस केल्सन। तो विधिक व्यवस्था में का जन्म जो है प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स के मिलने से होता है, ऐसी बात एचएलए हार्ट ने अपनी पुस्तक द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ जो कि 1961 में आई, उसमें उन्होंने चले हार्ट यानी हर्बर्ट लियोनेल एडोल्फस हार्ट, जो जिनका जन्म 1907 में हुआ था, उन्होंने ये बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के संयोजन से ही विधिक व्यवस्था का जन्म होता है। और इसमें उन्होंने रूल ऑफ रिकॉग्निशन, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि रूल ऑफ रिकॉग्निशन किससे संबंधित है, किसकी थ्योरी से संबंधित है, तो ये है रिकॉग्निशन, मान्यता का जो सिद्धांत है, मान्यता का जो नियम है, मान्यता का नियम एचएलए हार्ट के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। वहीं पर ह्यूगो ग्रोसियस की बात करें तो ह्यूगो ग्रोसियस को फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ माना जाता है। और अगर हम जॉन ऑस्टिन की बात करें तो जॉन ऑस्टिन ने लॉ ऑफ कमांड थ्योरी दिया है, एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है। और हैंस केल्सन की बात करें तो इन्होंने नॉर्म्स, जो मानक का सिद्धांत दिया, और ग्रैंड नॉर्म, मूल मानक का जो सिद्धांत आया, निकल के आया लॉ के संदर्भ में, वो हैंस केल्सन ने दिया। ये भी एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर अगर हम बात करें, व्याख्या में देखें एचएलए हार्ट जो कि एनालिटिकल स्कूल से संबंधित है, उन्होंने बताया कि विधि व्यवस्था का जन्म प्राइमरी और सेकेंडरी नियमों द्वारा होता है। अगले प्रश्न पर अगर हम जाएं तो एक सेपरेट लॉ के रूप में किया गया था। अगले प्रश्न पर व्याख्या देखते हैं। रोमन विधिशास्त्रियों द्वारा सबसे पहली बार विधिशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जाने लगा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, विधि के अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए फुलर द्वारा, ऑप्शन बी सेविनी द्वारा, ऑप्शन सी रास्कोपाउन द्वारा, ऑप्शन डी हेनरी मेन द्वारा। तो जो कॉम्परेटिव स्टडी की लॉ के संदर्भ में वो की थी हमारे हिस्टोरिकल स्कूल के जो जूरिस्ट थे हेनरी मेन द्वारा। हेनरी मेन ने 1863 से लेकर के 1869 तक उन्होंने भारत में समय बिताया और उनकी एक पुस्तक है एनिशिएंट लॉ। एनिशिएंट लॉ में उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन, दो विधिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके लॉ के संदर्भ में उन्होंने अपनी थ्योरी दी। सेविनी की अगर हम बात करें, सेविनी का जो बोगिस्ट सिद्धांत है, उसमें सेविनी जो जर्मनी से संबंधित थे और उन्होंने बोगिस्ट थ्योरी दी है। और बोगिस्ट थ्योरी के संदर्भ में सेविनी का जो संबंध है वो हिस्टोरिकल स्कूल से है, ऐतिहासिक स्कूल से है। रास्कोपाउन की बात करें तो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी इन्होंने दी है, सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत दिया है और ये समाजशास्त्री विचारधारा से संबंधित है, समाजशास्त्री स्कूल से संबंधित है। अगले प्रश्न पर हम जाएं। हेनरी मैन द्वारा विधि के तुलनात्मक विधि पद्धति को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने विधि को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में दो व्यवस्थाओं के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा समझने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्टिन के विश्लेषणात्मक विचारधारा को आदेशात्मक विचारधारा कहा है? यानी एनालिटिकल स्कूल, जो एनालिटिकल थ्योरी है ऑस्टिन की, उसको इंपरेटिव थ्योरी के रूप में किसने संबोधित किया है, किसने उच्चारित किया है? तो ऑप्शन ए सेविनी ने, ऑप्शन बी C.K. एलन ने, ऑप्शन सी हॉलैंड ने, ऑप्शन डी हेनरी मैन ने। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, C.K. एलन ने ये जो ऑस्टिन का जो एनालिटिकल स्कूल है उसको इंपरेटिव आइडियोलॉजी या इंपरेटिव स्कूल के नाम से संबोधित किया है। ऐसा संबोधित करने का C.K. एलन का बेसिक कारण यही था, उन्होंने उसमें जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरेन, तो कमांड शब्द के आधार पर, आदेश शब्द के आधार पर आदेशात्मक विचारधारा के रूप में उसको संबोधित किया है। C.K. एलन की बात करें तो साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ
लॉ, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ लॉ, ऐसी बात सीके एलन ने की है और अक्सर ये कोटेशन पूछा भी जाता है, ये किसने कहा है। अगले प्रश्न पर हम जाएं तो अगला प्रश्न है, न्याय का वर्गीकरण वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय के रूप में निम्नलिखित में से किसने किया है। ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी रॉबर्ट नाजिक, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी थॉमस एक्विनास। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड रिफॉर्मेटिव जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, वो प्लेटो के शिष्य अरस्तु के द्वारा किया गया। वहीं पर हम जॉन रॉल्स की बात करें तो अ थियरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है, वो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है और न्याय के संदर्भ में इन्होंने भी अपना जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। रॉबर्ट नाजिक का भी कॉन्सेप्ट न्याय से संबंधित है, जस्टिस से संबंधित है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने न्याय का वर्गीकरण वितरणात्मक न्याय तथा सुधारात्मक न्याय के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, किस विधिशास्त्री को डार्विन के पहले का डार्विनवादी तथा समाजशास्त्रियों के पहले का समाजशास्त्री कहा जाता है। ऑप्शन ए हेनरी मैन, ऑप्शन बी सेवेनी, ऑप्शन सी अगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन डी एच.एल.ए. हार्ट। तो डार्विन के पहले का डार्विनवादी और समाजशास्त्रियों से पहले का समाजशास्त्री कहा जाता है सेवेनी को। सेवेनी जो ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित थे और उनको बॉगिस्ट थ्योरी दी है। बॉगिस्ट थ्योरी देने वाले सेवेनी को डार्विन के पहले का डार्विनवादी तथा समाजशास्त्रियों के पहले का समाजशास्त्री कहा जाता है। अगस्ट काम्ते को जो सोशोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, सामाजिक विचारधारा है जूरिस्प्रूडेंस की, उसका जनक माना जाता है। एच.एल.ए. हार्ट ने द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ पुस्तक दी है और प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स के एमलगमेशन से जो विधिक व्यवस्था का सृजन होता है, जन्म होता है। और हेनरी मैन ने कॉम्परेटिव स्टडी की बात की है और हेनरी मैन ने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का, जो कि ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। अगले प्रश्न पर अगर हम जाएं, सेवेनी जो कि ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है को डार्विन के पहले का डार्विनवादी तथा समाजशास्त्रियों के पहले का समाजशास्त्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि विधि एक ईर्ष्यालु गृहिणी होती है। यानी बड़ा अच्छा कोटेशन है, इन्होंने कहा कि जो विधि है, जो लॉ है, वो एक जीलियस हाउसवाइफ की तरह होती है। ऐसी बात हेनरी मैन ने कही, ऑप्शन बी जोसेफ स्टोरी ने कही, ऑप्शन सी पुस्ता ने कही, ऑप्शन डी जॉन सेल्डन ने कही। तो विधि एक ईर्ष्यालु गृहिणी होती है, ऐसा जो कोटेशन है ये जोसेफ स्टोरी के द्वारा कहा गया। जोसेफ स्टोरी ने कहा कि लॉ इज ए जीलियस हाउसवाइफ, लॉ इज लाइक ए जूलियस हाउसवाइफ, विधि एक ईर्ष्यालु गृहिणी होती है। एक्सप्लेनेशन देते हैं, जोसेफ स्टोरी ने कहा कि विधि एक ईर्ष्यालु गृहिणी होती है। अगले प्रश्न पर हम देखें तो किसी भी व्यक्ति के पास जो एकमात्र अधिकार उपलब्ध हो सकता है वह सदैव अपना कर्तव्य करने का अधिकार होता है, यह कथन किसने कहा। तो ऑप्शन ए डिग्विट, ऑप्शन बी एहरिंग, ऑप्शन सी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन डी फुलर। तो किसी भी व्यक्ति के पास जो एकमात्र अधिकार उपलब्ध होता है वह अपना कर्तव्य करने का अधिकार होता है, इस प्रकार की बात डिग्विट ने कही है। इस प्रकार की बात किसने कही है? डिग्विट ने कही है, जो कि सोशोलॉजिकल स्कूल से संबंधित हैं। सोशोलॉजिकल स्कूल से संबंधित है, समाजशास्त्री विचारधारा से संबंधित है। डिग्विट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास एक ही अधिकार होता है और वह अधिकार होता है अपने कर्तव्य को करने का अधिकार। अगले प्रश्न पर देखें, डिग्विट जो कि समाजशास्त्री विचारधारा से संबंधित है, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के पास जो एकमात्र अधिकार उपलब्ध होता है वह अपने कर्तव्य का अधिकार होता है, कर्तव्य करने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समता का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं अपितु इसकी पूर्ति करने के लिए हुआ है। यानी जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो लॉ के फेवर में आया है, ना कि लॉ के अगेंस्ट में आया है। इस प्रकार की बात किसने कही? ऑप्शन ए पैटर्न, ऑप्शन बी रॉल्स, ऑप्शन सी मैटलैंड, ऑप्शन डी जेरोम फ्रैंक। तो ये इक्वलिटी का जो जन्म हुआ है, इक्वलिटी का जन्म लॉ के फेवर में हुआ है, इस प्रकार की बात मैटलैंड ने कही है। अगले प्रश्न पर अगर हम देखें, अगला प्रश्न देखें, मैटलैंड ने कहा है कि समता का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं अपितु विधि की पूर्ति करने के लिए हुआ है। अगला प्रश्न देखें, विधि को डीसाइकोलाइज्ड कमांड के रूप में किसने परिभाषित किया है? डीसाइकोलाइज्ड कमांड के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी जेरेमी बेंथम, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी हैंस किल्सन। तो आंसर सही हो जाएगा हमारा जेरेमी बेंथम, जो यूटिलिटेरियन थ्योरी जिन्होंने दी, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक को, लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक लिखी, उन्होंने जो डीसाइकोलाइज्ड कमांड के रूप में विधि को परिभाषित किया। तो
विधि को डीसाइक्लोज कमांड के रूप में जर्मी बेंथम ने परिभाषित किया। तो मित्रों, आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराइए और इस करिए, और जो जिन तक पहुंचना आवश्यक है, जिनको और लोग भी इससे लाभान्वित हुए, इस प्रकार का प्रयास कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।